जय हिंद दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं एक नई क्लास के साथ। तो आज हम आपकी कक्षा में, जैसे हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे, मगध का विस्तार कैसे हो रहा था, मगध के विस्तार के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग, मगध राज्य के विस्तार के बारे में। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में बताएंगे, उसमें ईरानी आक्रमण के बारे में बताएंगे, फिर मकदूनियाई आक्रमण के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर ये दोनों लोग आक्रमण क्यों किए, इनके कारण क्या थे, फिर परिणाम के बारे में उनके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर मौर्य काल का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो जो प्राचीन भारत था उस पर विदेशी आक्रमण, जो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किए थे वे सब थे ईरानी। ठीक है, ईरानी में एक शासक है जो जिसका नाम है डरायस। ठीक है, जिसे दारम बहु भी कहा जाता है। यह 516 ईसा पूर्व में उत्तरी पश्चिम एरिया से भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, उधर से बढ़ते हुए अपना राज्य का विस्तार करते हुए भारत में आया। ठीक है, ईरानी ईरानी सबसे पहले आया था। ठीक है, इसका नाम था डरायस, दारम बहु। ठीक है, इसे दारम बहु भी कहा जाता है। यह 516 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, यह जो था कि सबसे पहले उधर से यह पंजाब की तरफ से, पंजाब, सिंधु नदी का पश्चिम क्षेत्र और सिंध, इधर से इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था उधर से आते समय। ठीक है, यह भारत पर जब आक्रमण किया तो जब भारत का इन प्रांतों को जब उसने जीता, तो इन प्रांतों को जीत वो इसका 20वां प्रांत था जिसको इसने भारत में जीता था। ठीक है, उसके बाद से यह इसमें कुल टोटल 28 छत्रपति थे। यहाँ छत्रपति का मतलब होता है, छत्रपति का मतलब होता है प्रांत से। ठीक है, यहाँ प्रांत से मतलब है छत्रपति का मतलब। ठीक है, तो उसने टोटल 28 प्रांत जीत कर अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ठीक है, ईरानी साम्राज्य जो कि डरायस था। ठीक है, उसके बाद से उसने टोटल हिस्से का 360 टैलेंट जो होता है मुद्रा और भरमाप की इकाई का मानक होता है। ठीक है, तो 360 टैलेंट जो कि उसकी पूरी आमदनी के कितना परसेंट, 33% हिस्सा मात्र इन 3 क्षेत्र से ही उसको मिल जाता था। पंजाब, सिंधु नदी का पश्चिम क्षेत्र और सिंध, इन्हीं 3 क्षेत्र से उससे अपने कुल आमदनी का 33% हिस्सा यहाँ से उसे फायदा होता था। ठीक है, उसके पास से इसका जो उत्तराधिकारी था वो था श्रमास। ठीक है, जो श्रमास था उसने भारत का विदेशी, भारत में रहने वाला पहला विदेशी शासक था जो कि भारत के ही लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके यूनानियों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार किया था। ठीक है, कौन सा शासक था? श्रमास। ठीक है, जो कि डरायस का उत्तराधिकारी था। ठीक है, लगभग ईरानियों का जो प्रभाव था भारत पे लगभग 200 वर्षों तक रहा। ठीक है, उन्होंने 200 वर्षों तक यहाँ पे रहा था। ठीक है, उसके बाद से इनका परिणाम क्या, प्रभाव क्या पड़ा, तो यह इनका मतलब ईरानियों जो संपर्क भारत का लगभग 200 वर्षों तक रहा, अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है, उसके बाद से वहां पे एक ईरानी लिपिकार है जिनका नाम है कातिब। ठीक है, जो ईरानी लिपिकार है कातिब, उन्होंने एक भाषा ईरान से लेके आए, नई भाषा जिसे खरोष्टी लिपि कहा गया। खरोष्टी लिपि, ठीक है, जिन्हें खरोष्टी लिपि कहा गया। यह खरोष्टी लिपि जो होती थी वो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती, मतलब ऐसे लिखी जाती थी, इधर से इधर की तरफ। ठीक है, तो वहां से एक नए भाषा का प्रचलन शुरू हो गया, खरोष्टी भाषा का। ठीक है, उसके बाद से उस जहाँ जिस क्षेत्र में मतलब इनका विस्तार हुआ था, पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम से सिंध, उधर से व्यापार के लिए जो सिक्के मिलते थे उसमें ईरानी सिक्के भी मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय ईरानों का व्यापार कितना आगे बढ़ा था भारत में। ठीक है, उसके बाद से इसका मौर्य कला काल पर भी प्रभाव देखने मिलता है, मौर्य कला पर भी प्रभाव। ठीक है,
इसमें मौर्य कला पर प्रभाव ये देखने को मिलता है कि जो भी स्तंभ, गुंबद, ठीक है, जो थे, इन पे ईरानी प्रभाव देखने को मिलता था। फिर इनका जो राजवंश था, राज्य का आदेश, जो राज्य का आदेश मानती थी प्रजा, इनके अनुसार ही देखने को मिलता था। जैसे इनमें था वैसे ही आगे की जितने भी राजा थे उनमें देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद से जो ईरानी थे, इनके द्वारा ही यूनानियों को भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में पता हुआ, ठीक है, यूनानियों को। अब यूनानी कौन थे? यूनानी जो थे, जिन्हें मकदुनियाई कहा जाता है, ठीक है, मकदुनियाई। यूनानी जो था सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अलेक्जेंडर सिकंदर, विश्व विजेता जिसे कहा जाता है, ठीक है। जब वो आया तो उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर से, वो मतलब अपने तरफ से, मतलब वो जहां रहता था मकदुनिया से, ठीक है, वहां से वो पूर्व की तरफ पूरा बढ़ते हुए चला आ रहा था। अब पूर्व की तरफ बढ़ते हुए चला आ रहा था तो सबसे पहले उसने ईरान पे कब्जा किया, ठीक है, ईरान को जीता। फिर इराक पे अपना कब्जा किया, ठीक है, फिर तुर्की पे अपना कब्जा किया, ठीक है। मतलब ये सब क्षेत्रों को उधर से जीतते हुए भारत की तरफ एकदम बढ़ता हुआ चला आ रहा था। जब डरायस भारत में प्रवेश किया तो एक दर्रा आता है, खैबर दर्रा, जहां से डरायस भारत में प्रवेश लिया था, ठीक है। खैबर दर्रा से भारत में सिकंदर प्रवेश लिया था, खैबर दर्रा से, ठीक है। फिर जब उसके बाद ये आया तो ईरानी साम्राज्य का पूरा विनाश हो गया, ठीक है। जैसे सिकंदर आया तो उसने ईरानी साम्राज्य का पूरा विनाश कर दिया, ठीक है। जो सिकंदर था वो भारत की अपार संपत्ति को देखते हुए उसके तरफ पूरा आकर्षित हो गया था, पूरा लालापित हो गया था, ठीक है। उसके बाद से भारत में उसको आक्रमण करने के लिए भारत की राजनीतिक स्थिति उसको बहुत मदद की, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने, जैसे कि मान लीजिए ऐसा मदद हुआ कि जो भी भारत में जो भी राज्य थे वो मिलजुल के नहीं रहते थे, सब लोग अपना अपना अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे, ठीक है। जब क्षेत्र में बटे हुए थे वहां पे केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, ठीक है। केंद्रीकृत जब सत्ता नहीं थी तो उसको सिकंदर को जीतना और भी आसान था, ठीक है। जब केंद्र की सत्ता होती, सब मिलकर अगर युद्ध करते तो सिकंदर एक तरफ से हार भी जाता, लेकिन केंद्र की सत्ता नहीं थी, इससे सिकंदर को और आसान हो गया, ठीक है। और सबसे पहले जब आया तो उसने तक्षशिला पर अपना आक्रमण करने का प्रयास शुरू किया, ठीक है। लेकिन जैसे वो तक्षशिला पर गया तो जो तक्षशिला का राजा था, तक्षशिला का राजा का नाम था आम्बी, ठीक है। जो तक्षशिला का राजा आम्बी था उसने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए, ठीक है, घुटने टेक दिए, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। उसके बाद से सिकंदर की युद्ध हुआ पोरस से। पोरस कौन था? तो जो झेलम नदी थी और चेनाब नदी, ठीक है, झेलम नदी और चेनाब नदी जो बहती थी, इनके बीच का जो क्षेत्र पड़ता था, इनके बीच का जो क्षेत्र, यहाँ का राजा था कौन? पोरस। तो जो पोरस था उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसने युद्ध किया, ठीक है। जो पोरस था उसने युद्ध तो किया पर उसकी हार हो गई, परंतु जो सिकंदर था पोरस की वीरता को देखते हुए उसका पूरा साम्राज्य उसे वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद से लगभग 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच, ठीक है। पोरस और सिकंदर के बीच यह 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। जहां पे युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पे उसे हाइडेस्पिस कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है? हाइडेस्पिस। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सब, ठीक है। तो जहां पे युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पिस कहा गया, ठीक है।
सिकंदर के आक्रमण के परिणाम क्या हुआ? तो सिकंदर के आक्रमण के जो युद्ध हुआ उसके बाद से हुआ जो व्यापारिक मार्ग, चार पहले व्यापारिक मार्ग कम थे, अब चार व्यापारिक मार्ग हो गए, 3 स्थल मार्ग और 1 जल मार्ग। 3 कौन से? 3 स्थल मार्ग हो गए और 1 जल मार्ग हुआ व्यापार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से व्यापार में वृद्धि हुई, ठीक है। नए नए नगरों का विकास हुआ, जैसे पूना, फेला, सिकंदरिया, निकेया, ऐसे नगरों का विकास हुआ, ठीक है। फिर जो यूनानी थे वो सिकंदर के युद्ध के तिथि अनुसार वर्णन किए हैं, ठीक है। कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी अपनी सैन्य शिक्षा किससे लिए थे? यूनानियों से। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी अपनी सैन्य शिक्षा किससे लिए थे? यूनानियों से, ठीक है। इसके बाद से हम बता रहे थे जिस समय यह युद्ध हो रहा था उस समय मगध अपना विस्तार कर रहा था, ठीक है। मगध अपना राज्य का विस्तार कर रहा था। तो अब तक मगध का जो शासक था वो कौन था? राजा जो इस समय मगध का शासक था वो था धनानंद, ठीक है। कौन था? धनानंद। धनानंद कौन था? नंद वंश का शासक था, ठीक है। धनानंद जो था नंद वंश का शासक था। तो जो धनानंद था, कहा जाता है कि अब पिपली वन के राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो थे उनकी हत्या करके, मतलब छल से हत्या करके पिपली वन को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। वहां पर अपना विजय प्राप्त किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको जो चाणक्य थे, चाणक्य के बारे में आपको हम बताए हैं, जो चाणक्य थे जिन्हें कौटिल्य भी कहा गया है, ठीक है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक ग्वाला के यहाँ से लेके आए, ठीक है। उन्होंने उनके अंदर एक राजा की क्षमता देखी, ठीक है। तो उन्हें लेके आए, उनको प्रशिक्षित किए उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने धनानंद के विरुद्ध, ठीक है, जो आपको हमने पहले बताया था कि धनानंद ने कौटिल्य को भारी सभा में बेइज्जत करके और उनको सभा से निकाला था, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद से युद्ध करके धनानंद की हत्या करके, ठीक है, और मगध पे अपना आधिपत्य जमाया, ठीक है। मगध, फिर वो मगध के नए साम्राज्य का उद्भव हुआ जिसे मौर्य साम्राज्य, ठीक कहा गया, ठीक है। वहां से मौर्य काल आया, ठीक है। तो मौर्य काल को, मौर्य साम्राज्य के जब उदय हुआ तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो कि धनानंद को मार के वहां पे अपना साम्राज्य खड़ा किए, ठीक है। 321 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य को माना जाता है, ठीक है। 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक। कितना? 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य काल को माना जाता है। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका एक युद्ध हुआ था मौर्य साम्राज्य से पहले, ठीक है, स्थापना से पहले नहीं, स्थापना से पहले में, बाद में हुआ था 305 ईसा पूर्व में। किससे? सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो था सिकंदर का उत्तराधिकारी, ठीक है, पहले उसका सेनापति था, ठीक है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था वो, उसमें उसकी पराजय हुई, ठीक है। फिर जब पराजय हुई तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे जैन धर्म को मानने वाले थे। किसे मानने वाले थे? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है।
इन्होंने लगभग 298 बीसी में, ठीक है, 298 ईसा पूर्व में यह पाटलिपुत्र में दो जैन विद्वान थे, ठीक है, जिनका नाम था भद्रबाहु और स्थूलभद्र। कौन कौन? भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, वो भद्रबाहु के साथ मिलकर, ठीक है, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त, ठीक है, ये और ये दोनों मिलके दोनों चले गए कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में एक शब्द है सतलेखना, ठीक है, क्या है? सतलेखना। सतलेखना किसे कहा जाता है? जो सतलेखना उससे होता है ना, उपासना करके और शरीर को त्याग देना, ठीक है, उपासना द्वारा शरीर को त्याग देना, उसे सतलेखना कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु ये दोनों लोग गए और उपासना द्वारा अपने शरीर को त्याग किए, ठीक है। और जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र मगध में ही रह गए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उत्तर की तरफ पूरा तक्षशिला, फिर दक्षिण की तरफ सुवर्णगिरी, जैसे सोने का पर्वत भी कहा जाता है, फिर अवंती, ठीक है, जैसे उज्जैनी का राज्य पूरा, और फिर पाटलिपुत्र, इन्होंने पूरा अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था। इसके बाद से इनके उत्तराधिकारी आते हैं जिनका नाम है बिंदुसार, ठीक है। कौन आते हैं? बिंदुसार, ठीक है। जो बिंदुसार थे ये 298 बीसी में आए और इनका 298 बीसी से 273 बीसी तक कार्यकाल था, ठीक है, 298 से 273 बीसी, ठीक है, इन्होंने इतने तक राज किया था। इनके राज्य में कुछ ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, कुछ भी विस्तार नहीं हुआ। ये जितने चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ के गए थे उतना को ये पूरा संभाल के ही रखे थे, इन्होंने कुछ भी नया विस्तार नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद से इनके उत्तराधिकारी आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है, अशोक मौर्य, ठीक है। इनके जो उत्तराधिकारी थे कौन थे? अशोक मौर्य। इनका जीवन काल है 269 बीसी से 232 बीसी। ठीक है। तो जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को। जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। तो इन्हें कहा गया है कि मान यहां से देखिए 273 बीसी से 269 बीसी, यानी 4 साल का गैप हो रहा है, 4 साल, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने इन 4 सालों में अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठे थे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद से इन्होंने 269 में मगध की गद्दी पे बैठे, ठीक है। उसके बाद से इसके 8 साल बाद, ठीक है, तो 8 साल बाद 261 बीसी में 261 बीसी में इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया, कलिंग राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है, कलिंग युद्ध किया इन्होंने। जो कलिंग युद्ध हुआ बताया जाता है कि पूरे विश्व में पहला ऐसा ये युद्ध था जिसमें सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ है, ठीक है। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, ठीक है। यह सबसे अत्यधिक हिंसा का उदाहरण है। उसके बाद से जो सम्राट अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए विदेशों में अपने गुप्तचर भेजे, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने तलवार त्याग दिया, फिर बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा वो कर मानने लगे। उसके बाद से धम्म का उद्भव हुआ, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने बुद्ध की जितनी भी शिक्षा थी उसको अपने विचारों सहित पूरा जनता में फैलाए, ठीक है। फिर शिलालेख बनवाए, ठीक है। फिर अपने अधिकारियों द्वारा धम्म का पूरा प्रचार करवाया, ठीक है। जैसे कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार कराया, जैसे सीरिया में, श्रीलंका, ग्रीस, यूनान, मतलब इन सब एरिया में अपने इनके प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने अपने मतलब दूत भेजे थे, ठीक है। उसके बाद से जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में जो जनता था, राजा का जनता के ऊपर पूरा शासन था, ठीक है। इसमें हर एक चीज का, हर एक काम का नियंत्रण राजा के पास रहता था, ठीक है। इसमें जो अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो कर की सूची थी, कर वसूलने के लिए, तो कर की बहुत लंबी सूची थी और उसमें गुप्तचर रखे जाते थे, ठीक है। और जो कर वसूला जाता था वो नगद के रूप में भी वसूला जाता था और जिन्स के रूप में। किस रूप में? नगद और जिन्स। तो जो नगद के रूप में, तो नगद के रूप में उस समय राजकीय मुद्रा में जो चलता था चांदी के पौंड चलते थे, ठीक है। उसके पास जिन्स, जिन्स में होता है जो कि अनाज, अनाज के रूप में, ठीक है, अनाज के रूप में। और नगद में पौंड चलता था, ठीक है। पौंड जो होता था चांदी के पौंड होते थे, ठीक है। उसके बाद से इसमें अर्थशास्त्र में बताया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कि इसमें दास थे, परंतु वही जब मेगास्थनीज के इंडिका में देखा जाता है तो उसमें कहा गया है कि इसमें दास नहीं थे, ठीक है। वैसे तो भारत में हमने आपको बताया था कि वैदिक काल से ही दास प्रथा चली आ रही है, ठीक है। तो इसमें दास कौन थे? जो शूद्र थे, मैंने आपको वर्ण व्यवस्था बताया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र थे वही दास बनते थे, ठीक है। तो शूद्र जो थे वही दास भी थे, शिल्पी भी थे, कारीगर भी थे, कृषक भी थे कुछ, ठीक है। फिर इसमें जो वास्तुकला है, ठीक है, वो पत्थर पर भी देखी जाती है, लकड़ियों पर भी देखी जाती है, ठीक है। इसमें पिलरों पे भी बहुत ज्यादा चित्रकारियां की गई हैं, जैसे अशोक का स्तंभ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। या इसमें गुफा का निर्माण भी कराया गया है मौर्य काल में, ठीक है, बौद्धों को निवास के लिए, रहने के लिए, ठीक है। इसकी जब भौतिक संस्कृति हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य की, तो इसमें गंगा का मैदान पूरा दिखता है। उसके पास से लोहे का इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, प्रचुर मात्रा में लोहे का प्रयोग हुआ है मौर्य साम्राज्य में। फिर व्यापार का बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है, मुद्रा बढ़ी है, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का भरमार हुआ है पूरा, ठीक है। उसके बाद से इस मौर्य साम्राज्य में पक्की ईंटें का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। छल्लेदार कुएं बनाए गए हैं। जब कुएं बन गए तो फिर लोग नदियों के किनारे बसना कम कर दिए, ठीक है। जब छल्लेदार कुएं बन गए तो लोगों को पानी के लिए कोई दिक्कत होने नहीं लगी, तो लोग आवश्यक नहीं समझने लगे नदियों के किनारे रहना, ठीक है। अब मगध साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि मगध साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। हमने भी बताया कि मौर्य साम्राज्य पर मौर्य वंश मतलब इनका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो बताया जाता है कि अयोग्य उत्तराधिकारी और दुर्बल उत्तराधिकारी की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अंतिम राजा थे वो थे प्रियदत्त, ठीक है। जो प्रियदत्त थे वो बताया जाता है पुष्यमित्र शुंग वंश के जो पुष्यमित्र थे, शुंग वंश, इसके बाद से जो आता है शुंग वंश आता है, ठीक है। तो शुंग वंश के जो पुष्यमित्र हैं, इनके बाद जो मौर्य वंश के आखिरी राजा थे प्रियदत्त, ठीक है, इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इनकी जो हत्या होती है, जो पुष्यमित्र रहते हैं इन्हीं के सेनापति रहते हैं, ठीक है, और इनकी हत्या कर दी जाती है। और इनकी हत्या करने के बाद से ये पुष्यमित्र जो होता है शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। इसके बाद से
फिर यहाँ पे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया कम हो गई थी, तो बेरोजगारी आ गई थी मौर्य साम्राज्य में, क्योंकि यहाँ पे बौद्धों का प्रचलन शुरू हो गया था सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके बाद से बताया जाता है कि मौर्य काल के पतन के बाद वित्तीय संकट आ गया मगध में, क्योंकि जो अशोक थे उन्होंने इतना ज्यादा दान कर दिया था, इतना ज्यादा दान किया था बौद्ध काल में कि उन्होंने अपने पूरा उनका खजाना ही खाली हो गया था। ठीक है। तो जब खजाना खाली हो गया था तो फिर बताया जाता है यहाँ पे वित्तीय संकट भी आ गए। ठीक है। उसके बाद से बहुत ज्यादा शिकायतें आने लगी, जो उनके अलग अलग राज्य थे, जैसे तक्षशिला बताया हमने, उज्जैनी बताया, इन सब राज्यों से शिकायतें आने लगी। ठीक है। उसके बाद से फिर ज्ञान की पहुंच कम हो गई थी उधर। ठीक है। इस सब के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।